हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सिलेबस है उसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। तो आज बेटा हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आज की क्लास में बेटा हम दो चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होगा, एक मीनिंग और एक नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में हम ये दो चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हाँ जी बेटा, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेटा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिसोर्सेज की। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेटा बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। कौन कौन से रिसोर्सेज की बेटा ज़रूरत होती है, ज़रा चैट बॉक्स में लिखो। आपने मेरे साथ साथ चलना है, मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेटा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिसोर्सेज की। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी बेटा, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो, चैट बॉक्स का यूज़ करो। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, मनी की ज़रूरत पड़ती है। मनी, मैन, मटेरियल। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं आप। ठीक है, हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। अभी आपने लिखा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेटा हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, रिसोर्सेज के साथ साथ बेटा बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए रिसोर्सेज तो होने ही चाहिए। उन रिसोर्सेज के साथ साथ हमें एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी होती हैं, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, सेल्स एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी बेटा हमें करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो मैंने रिसोर्सेज लिखे हैं, इन रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? हाँ जी बेटा, मुझे एक बात बताओ, इन रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जिसके बिना आप बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा, वो है मनी। हाँ जी बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है? मनी है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा बेटा, ना तो आप अपने वर्कर अपॉइंट कर सकते फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, आपको जो सेल्स फोर्स चाहिए वो अपॉइंट नहीं कर सकते। आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बंदे चाहिए, वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि सभी क्या मांगेंगे? सैलरी मांगेंगे। बिना मनी के आप मटेरियल नहीं खरीद सकते, बिना मनी के आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बेटा कौन सा है? मनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, हाँ जी बेटा, इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं मनी की बात करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमारा बेटा मनी है, मनी कह लो या फाइनेंस कह लो। ठीक है, तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सब का बेटा मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी बेटा, देखिए, इन रिसोर्सेज का क्या ज़रूरी है? मैनेजमेंट। अब इन रिसोर्सेज का बेटा मैनेजमेंट कैसे होगा बताइए? इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी हमारी ब्रांचेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसको मैनेज करेगा बेटा? ये, हाँ जी बेटा, कौन से रिसोर्स को मैनेज करेगा? मैन। इस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की हमारी कौन सी ब्रांच है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करना हो तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हाँ जी बेटा, ये हमारी मैनेजमेंट की अलग अलग ब्रांचेज हैं। और अगर हमें मनी को मैनेज करना है, मनी कह लो या बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? मनी को फाइनेंस भी कह सकते हो। अगर हमें फाइनेंस को मैनेज करना है या मनी को मैनेज करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अभी
जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अभी मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बेटा कोई बात नहीं करूंगा। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन गोल है, आपने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसका मेन गोल बताओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सीधा लिंक किससे है? शेयर के मार्केट प्राइस के साथ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? टू इम्प्रूव द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर बेटा कंपनी के ओनर होते हैं, और ओनर की वेल्थ किससे इंप्रूव होती है? कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ किससे इंप्रूव होगी? मार्केट प्राइस से इंप्रूव होगी। जैसे जैसे शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, हाँ जी बेटा, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। हाँ जी बेटा, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर को कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। हाँ जी बेटा, कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं बताइए। एक फाइनेंस मैनेजर को अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बेटा कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं? जरा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो और उसमें लिखो। हाँ जी बेटा, बताओ कौन कौन से डिसीजन बेटा लेने पड़ सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, नेहा ने लिखा प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। लो जी, बहुत बढ़िया। लो जी, सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो डिसीजन है, हाँ जी बेटा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। हाँ जी बेटा, दूसरी चीज क्या लिखी? यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और तीसरी चीज बेटा क्या है? एक तो प्रोक्योरमेंट हो गया, दूसरा हो गया यूटिलाइजेशन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन मेन डिसीजन है जो फाइनेंस मैनेजर को लेने होते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब बेटा क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? इसको मैं बेटा अरेंजमेंट भी कह सकता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट कह लीजिए या अरेंजमेंट। हाँ जी बेटा, इसका संबंध कौन से डिसीजन से है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, इसको हम फाइनेंसिंग डिसीजन भी बोलते हैं बेटा। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है कि इस कंपनी ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं उसके लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो फंड्स कैसे अरेंज किए जाएंगे। हाँ जी बेटा, वो फंड्स कैसे अरेंज किए जाएंगे, वो फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो फंड्स अरेंज करेगी उसमें डेट और इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए। डेट और इक्विटी का पोर्शन, डेट का मतलब बेटा होता है आउटसाइडर फंड, डेट का मतलब होता है आउटसाइडर फंड, और इक्विटी का मतलब होता है ओनर फंड। कि कंपनी को जो भी प्रोजेक्ट लगाना है उसमें आउटसाइडर का कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनका हिस्सा कितना होना चाहिए, ये रेशियो डिसाइड करना। ठीक है जी। डेट के अंदर बेटा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन सब आता है। इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब आता है। ठीक है, इसको बेटा आप कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डेट इक्विटी के रेशियो को क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। ठीक है जी, कोई भी कंपनी जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेती है, फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको उस सोर्स से पैसा कलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। ठीक है, अगर डिबेंचर से चीपर पड़ रहा है पैसा तो डिबेंचर से अरेंज करना चाहिए।
अगर इक्विटी शेयर से पैसा चीपर पड़ रहा है तो इक्विटी शेयर से अरेंज करना चाहिए, ठीक है जी। जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी उसी साधन से पैसा अरेंज करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन है ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज। हाँ जी बेटा, ये लीवरेज का टॉपिक भी इसी में आता है। ये सारे टॉपिक्स आपने बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़े हुए हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाओ, यूटिलाइजेशन। हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो दूसरा डिसीजन है, दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो क्या है? हाँ जी बेटा, वो है हमारा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब बेटा क्या होता है? यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ जी बेटा, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट बेटा हम कितनी तरह की एसेट्स में करते हैं? बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है बेटा, वो कितनी तरह की एसेट्स में की जाती है, बताओ। हाँ जी बेटा, बिजनेस में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेटा कितनी तरह की एसेट्स में करते हैं? जनरली जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दो तरह की एसेट्स में, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक बेटा करंट एसेट्स, ठीक है जी। जब हम फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहते हैं, हाँ जी बेटा, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ टूल्स भी हैं, कुछ टेक्निक्स भी हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए कौन सी टेक्निक या कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए बेटा जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। हाँ जी बेटा, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ठीक है जी। आपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक पढ़ी है, पे बैक मेथड पढ़ा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये सारे बेटा कैपिटल बजटिंग में आते हैं। और कैपिटल बजटिंग की हेल्प से हम जो डिसीजन लेते हैं वो आता है फिक्स एसेट्स के बारे में, ठीक है। कौन सी फिक्स एसेट में पैसा लगाना चाहिए और कौन सी फिक्स एसेट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये डिसीजन हमें कैपिटल बजटिंग के माध्यम से लेना होता है। अब आ जाओ करंट एसेट्स। हाँ जी बेटा, करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन लेने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बेटा क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ जी बेटा, बिजनेस की करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको हमने आज स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है, हमारी पूरी जो बुक है वो इसके ऊपर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है आज, ठीक है, कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है बेटा वो किसका पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट का पार्ट है, तो बेटा बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऊपर मैंने 4 मैनेजमेंट लिखे, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसका पार्ट हुआ? वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई मैं देख पा रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है जी। दीक्षा का रिप्लाई आ गया, नेहा, नेहा गुप्ता, ममता, वेरी गुड, हर्षिता, हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड, सिमरन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? हाँ जी बेटा, तीसरा डिसीजन जो फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहले हमने फंड्स को अरेंज किया, फंड्स को अरेंज करने के बाद बेटा उसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किस में किया? फिक्स्ड एसेट्स में और करंट एसेट में। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी को बेटा क्या अर्न होंगे? प्रॉफिट अर्न होंगे। अब उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ जी बेटा, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिसीजन लिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन किससे रिलेटेड है? हाँ जी बेटा, इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कंपनी को कितना पैसा तो शेयर होल्डर में बांट देना चाहिए और कितना पैसा कंपनी को रिटेन करना चाहिए, रिजर्व में डालना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब बेटा क्या है? दो चीज़ों के बीच में, डिविडेंड, हाँ जी बेटा, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड बेटा क्या होता है? वो पैसा जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब दैट पार्ट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स विच इज केप्ट बाय द कंपनी, विच इज केप्ट बाय द कंपनी इन रिजर्व, ठीक है जी।
कंपनी ने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व रख लिया, उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो इन दोनों का रेशो कितना होना चाहिए? इन दोनों का रेशो डिविडेंड, इसको बेटा डीपी रेशो बोलते हैं, डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, और रिटेंशन रेशो, इसको बोलते हैं आरआर रेशो, रिटेंशन रेशो। ठीक है जी। जैसे 60-40 होना चाहिए, 60:40 होना चाहिए, या 50:50 होना चाहिए, या हाँ जी बेटा 70:30 होना चाहिए। ठीक है, 60:40 का मतलब कंपनी 60% तो डिविडेंड बांट रही है, 40% पैसा रिजर्व में डाल रही है। 50:50 का मतलब 50% पैसा कंपनी डिविडेंड बांट रही है, 50 रिजर्व में डाल रही है। 70:30 का मतलब 70% तो डिविडेंड बांटा जा रहा है और 30, तो इनमें से कौन सा बेस्ट है? कितना परसेंटेज प्रॉफिट का कंपनी को डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए और कितना पैसा कंपनी को रिजर्व में डालना चाहिए, ये डिसीजन लेना भी फाइनेंस मैनेजर का काम है। ठीक है, इसके बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। इसके 3 मॉडल आते हैं, वाल्टर मॉडल, हाँ जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के 3 मॉडल हैं, वाल्टर मॉडल, एक आता है गॉर्डन मॉडल, और एक एमएम मॉडल। बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में आपने ये तीनों मॉडल पढ़े हुए हैं, यस और नो? जरा चैट बॉक्स में लिखो, ये पढ़े हैं या नहीं आपने? हाँ, शुभम ने लिखा यस सर पढ़े हुए हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स बेटा, शीतल का भी आंसर आ गया, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो, तो हमारा बेटा जो अब जो हमारा टोटली डिस्कशन रहेगा, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा वो अब कौन से सब्जेक्ट पे रहेगा? वो हमारा रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, सभी बच्चे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, अदरवाइज। हाँ जी बेटा, कर दूं क्लियर इसे? लो जी, क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, किसी भी बिजनेस को बेटा रन करने के लिए, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए 2 तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो बेटा कौन सी कैपिटल चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल। और एक बेटा हमें कौन सी कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल। बिजनेस के अंदर बेटा 2 तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की बेटा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, और इसकी जरूरत बेटा किस पर्पज के लिए? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। बिजनेस की जो फिक्स एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, बिजनेस की फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिन फंड्स की आपको जरूरत होती है उनको बेटा हम लॉन्ग टर्म फंड्स बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल इस्तेमाल की जाती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस लिए होती है? वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है बेटा शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल कैसी एसेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए? ठीक है, शॉर्ट टर्म किस पर्पज के लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। करंट एसेट में पैसा लगाने के लिए। करंट एसेट का मतलब बेटा स्टॉक के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, डेटर्स के अंदर कितना पैसा लगाना है, एंड टू मीट द रूटीन एक्सपेंसेस। और जो कंपनी के बेटा जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस के हमारे रूटीन के खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर, तो उन खर्चों की पेमेंट करने के लिए बेटा हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, तीसरा बेटा क्या है? नेचर। फिक्स्ड कैपिटल की जो नेचर है, हाँ जी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल जो है वो बिजनेस में परमानेंटली रहती है। हाँ जी बेटा, परमानेंट कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के अंदर बेटा एक बार आपने पैसा लगा दिया तो वो कई सालों तक आपका इन्वेस्ट रहेगा। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन बेटा बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने वो गलत कर दी तो आपका बेटा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो फिक्स्ड कैपिटल जो है, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करनी है, और फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन बेटा लॉन्ग टर्म होता है,
तो वो इन्वेस्टमेंट जो है केयरफुली की जानी चाहिए। अदरवाइज इसमें बेटा रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि ये पैसा आपका कई सालों के लिए बेटा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, जबकि वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल बेटा बिजनेस के अंदर क्या होती है? रिवॉल्व। वर्किंग कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर घूमती रहती है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट होना। ठीक है जी। जैसे कैश है, कैश से बेटा आपने क्या खरीदा? आपके पास सपोज करो बेटा 1 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल है, 1 लाख रुपए आपके पास कैश पड़ा है। आपने उस कैश में से स्टॉक खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल से फिर वो आगे वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा, फिनिश्ड गुड के बाद बेटा जब आप उसको सेल करोगे तो डेटर्स बनेंगे, और डेटर से फिर पैसा रिकवर होगा तो फिर कैश में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब जो वर्किंग कैपिटल का पैसा है बेटा, वो बिजनेस के अंदर क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और क्योंकि ये पैसा बिजनेस में सर्कुलेट हो रहा है तो इसलिए इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल देते हैं। हाँ जी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल का पैसा तो क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये पैसा आपका बिजनेस के अंदर बेटा रिवॉल्व हो रहा है, तो इसलिए इसको कौन सी कैपिटल का नाम दिया गया? वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग कैपिटल, और इसका बेटा एक नाम और भी है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है जी। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, भाई इसको वर्क रिवॉल्विंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? तो आपने ये बताना है कि बिजनेस के अंदर जो हमारा कैश होता है, हाँ जी बेटा, बिजनेस के अंदर जो हमारा कैश होता है, उस कैश से हम पहले क्या परचेज करते हैं? स्टॉक परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। वो रॉ मटेरियल आगे वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होती है, और फिनिश्ड गुड कन्वर्ट होने के बाद बेटा सेल होंगी, और सेल होने के बाद पैसा रिकवर होगा डेटर से। यानी कि जो पैसा आज हमने खर्च किया था वो घूम फिर के कई दिनों के बाद हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल बेटा सर्कुलेट हो रही है बिजनेस के अंदर, रिवॉल्व हो रही है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं बेटा, सुनो जी, एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैरिजन करो। सपोज करो एक ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स तो हैं, एक ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन तो हैं, बट ब्लड ना हो। अगर बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के, अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स तो हों बट बेटा ब्लड ना हो, तो क्या वो ह्यूमन बॉडी वर्क करेगी? बताओ। हाँ जी बेटा, यस और नो? बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। ऐसे ही अब मेरे को बताओ बिजनेस के ऊपर, ऐसे ही बेटा सेम बिजनेस में एक बिजनेसमैन है, उसने बेटा करोड़ों रुपए का शोरूम बना लिया। सुनो जी ध्यान से, एक बिजनेसमैन है, उसने बेटा एक शोरूम खड़ा कर दिया, उस शोरूम को बनाने पे 1 करोड़ रुपया लगा दिया, बट उसके अंदर स्टॉक नहीं डाला। अगर कोई बिजनेसमैन शोरूम बना दे, उसके अंदर स्टॉक ना डाले, ठीक है जी, स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट ना करे, या डेटर्स में पैसा इन्वेस्ट ना करे, या उसके अंदर एम्प्लॉइज ना रखे, तो क्या वो बिजनेस चलेगा? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए, हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल की तुलना ब्लड से की जा सकती है। एक ह्यूमन बॉडी में जिस तरीके से ब्लड की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक वैसे ही किसी बिजनेस को रन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? वर्किंग कैपिटल की। ठीक है जी, बिना वर्किंग कैपिटल के बेटा बिजनेस रन ही नहीं हो सकता। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिक्स्ड कैपिटल को आप कंपेयर करो ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक है जी, और वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करो ब्लड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज, फिक्स्ड कैपिटल के बेटा सोर्सेज कौन से हैं? फिक्स्ड कैपिटल के लिए जो मेन सोर्सेज बेटा जो यूज होते हैं, शेयर्स है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा, ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेज है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत है, तो इसके लिए सोर्सेज भी बेटा शॉर्ट टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल का अरेंज करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट्स, अपने सप्लायर से, जो आपके सप्लायर्स हैं उनको कह सकते हैं कि हमें उधार माल दे दो 2 महीने या 3 महीने के लिए, तो उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जो आपके सप्लायर जो आपको उधार माल बेचते हैं, तो वो आपको जितना टाइम पीरियड देते हैं, वो भी एक तरह से बेटा अरेंजमेंट है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, और आपकी जो फाइनेंसिंग है वो ट्रेड क्रेडिट से भी हो सकती है। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर बेटा आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा और वर्किंग कैपिटल कम रिस्क की है। रीज़न क्या है? हाई रिस्क क्यों है?
क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, तो वो डिसीजन बेटा इरिवर्सिबल होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप सोच के देखो, आपने एक दुकान बनानी है, एक शोरूम बनाना है और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत जगह पे शोरूम बना दिया, जहाँ पे कस्टमर ही नहीं आते जाते। आपने लोकेशन गलत चूज कर ली, तो आपका गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट हो गया, वो हाईली रिस्की है। दुकान के अंदर आपने सामान गलत डाल दिया, स्टॉक। हाँ जी बेटा, मैंने अपना शोरूम बनाया रेडीमेड गारमेंट्स का, और रेडीमेड गारमेंट्स का जो मुझे स्टॉक रखना था वो स्टॉक गलत आ गया। ठीक है जी, दुकान के अंदर सामान गलत आ गया। ये ज़्यादा रिस्की नहीं है। ठीक है जी, इसमें कम रिस्क है। दूसरी बार मैं जब सामान खरीदूंगा तो सोच समझ के खरीदूंगा। बट अगर आपने बिल्डिंग गलत जगह पे खरीद ली, वो बेटा हाईली हाईली रिस्की हो गया। आपने मशीन गलत खरीद ली, मशीन के ऊपर आपने लाखों रुपए लगा दिए, वो रिस्की हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब वर्किंग कैपिटल के अंदर जो पैसा लगाते हो वो कम रिस्की है, और फिक्स्ड कैपिटल में जो पैसा लगाते हो वो हाईली रिस्की है। फिर आ जाओ बेटा कन्वर्जन। हाँ जी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिक्स एसेट में, नॉट इजिली कन्वर्टिबल इनटू कैश। हाँ जी बेटा, आपने आज बिल्डिंग खरीद ली बिजनेस के लिए, तो उसको आप बेटा जल्दी से नहीं बेच सकते। अगर आप बेचना भी चाहते हो तो बेटा उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, जबकि वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म एसेट को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, इनको कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बेटा इनका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है, मोर होल्डिंग पीरियड। इसका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है। फिक्स एसेट जो आप खरीदते हो बेटा, वो 1 साल के लिए थोड़ी खरीदते हो, 5-10 सालों के लिए, लंबे समय के लिए खरीदते हो। और जबकि करंट एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 1 ईयर के लिए होता है, तो इसको कैन बी इजिली कन्वर्टेड। इनका होल्डिंग पीरियड कम होता है। जिन एसेट्स का होल्डिंग पीरियड कम हो उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो बेटा उनको कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। बताओ बेटा, यहाँ तक बताओ। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? इसमें बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, अब आता है कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो वही बातें बेटा रिपीट हो रही हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहली बात बेटा क्या लिखी है इसमें, वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या होती है, किस पर्पज के लिए होती है? फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा कौन से? हाँ जी बेटा, जैसे पेमेंट टू सप्लायर्स, आपको अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है। ठीक है जी, आपको अपने वर्कर को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है। ठीक है, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे कह लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, ये सारे जो खर्चे हैं ये बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, दूसरा बेटा और किस पर्पज के लिए? हाँ जी बेटा, फॉर होल्डिंग द स्टॉक। हाँ जी बेटा, और वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस लिए पड़ेगी बेटा? स्टॉक को होल्ड करके रखने के लिए। आप किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बेटा स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना स्टॉक के तो आप बिजनेस चला ही नहीं सकते ना। तो फॉर होल्डिंग द स्टॉक, स्टॉक किस चीज़ का? स्टॉक बेटा रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी बेटा, और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बेटा? सेमी फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, 3 तरह का बेटा स्टॉक होता है। तो स्टॉक को होल्ड रख करके रखने के लिए, उसके लिए भी बेटा हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। हाँ जी, नेहा ने लिखा रेंट। रेंट बेटा इसी में आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सभी के सभी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, और किस लिए ज़रूरत है हमें वर्किंग कैपिटल की? फॉर ग्रांटिंग द क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को बेटा उधार माल बेचने के लिए। जब बेटा आप अपने कस्टमर को उधार माल बेचते हो,
हाँ जी बेटा, आपने अपने कस्टमर को उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल की है। क्रेडिट सेल का मतलब बेटा आपने अपना पैसा किस में ब्लॉक कर दिया? डेटर्स में। क्रेडिट सेल से बेटा क्या बनते हैं? डेटर्स। अगर मान लीजिए मैं किसी कस्टमर को सामान बेचता हूँ 2 महीने की उधार पे। मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा 2 महीने की उधार पे। इसका मतलब 2 महीने के लिए मैंने उसको फाइनेंस किया है। 2 महीने के लिए मैंने अपने डेटर को क्या किया? फाइनेंस किया है। या ये कह लो 2 महीने के लिए मेरा पैसा जो डेटर के अंदर क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। मैंने उसको माल बेच दिया और पैसे लिए नहीं। तो बेटा एक तरह से मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया। किसके अंदर इन्वेस्ट हो गया? डेटर्स के अंदर। ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत होती है वो किस पर्पज़ के लिए होती है? हाँ जी बेटा, 3 मेन पर्पज़ हैं। सबसे पहला फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा फॉर होल्डिंग द स्टॉक और तीसरा फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। ठीक है? आज के टाइम में एक टफ कंपटीशन है, तो आप कैश सेल पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्रेडिट सेल भी बेटा करनी पड़ेगी। नहीं तो आपके कस्टमर जो हैं वो किसी दूसरे के पास चले जाएँगे। चलो जी, आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करें? हाँ जी बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है?